नमस्कार मेरे प्यारे छात्र और छात्राओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हमने एक पेपर शुरू किया था एनएमएस का 2023 में, जो अभी हाल ही फिलहाल में हुआ था। इसमें 133 क्वेश्चन हम बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको उनके सॉल्यूशन चाहिए तो पीछे हमने जितने भी वीडियोस बना रखे हैं उन सभी को देख लीजिए। उन सभी में हमने बहुत ही बेस्ट तरीके से सॉल्यूशन कराने की कोशिश की है। हमने एक प्ले लिस्ट बना दी है जो आपके लिए ही है। अगर वो अच्छी लगती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए जा करके। आज हम कराने वाले हैं 134 क्वेश्चन से। इसको देख लीजिए कि इस टाइप का है। इससे पहले आपको बहुत ही खास बात ये बता देते हैं कि जो हम भी यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं आज हम ये सिर्फ क्वेश्चंस हम डिस्कस नहीं करेंगे, इनके साथ ही साथ कुछ टॉपिक आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर वो टॉपिक आपने अच्छी तरह से नहीं समझे हैं तो समझ लीजिए यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब आप अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे। इन क्वेश्चंस को समझने के लिए कुछ टॉपिक हैं जो उनको बहुत ही अच्छी तरह से समझना है आपको। और हम जो भी यहाँ पे टॉपिक लेके आते हैं, एक बात याद रखना, वो सिर्फ हमारे नोट का ही नहीं बल्कि हमारी किताब का ही नहीं, गूगल सर्च मारते हैं और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, फेसबुक, यानी जहाँ से हमको ये चीज़ें मिलती हैं वहाँ से हम समेट लेते हैं और आप तक ये चीज़ें पहुँचा देते हैं। तो जो भी हम यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करेंगे एकदम डिटेल से समझ लेना आप। एक कॉपी और एक पेन आपके हाथ में ज़रूर होनी चाहिए। अगर नहीं है तो जल्दी से ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ मेन पॉइंट्स लिखाएंगे, उनको भी आपको लिखते जाना है। ठीक है, अगर आप लिखते जाएंगे तभी एक सोच डेवलप हो पाएगी आपके सामने। 134वां क्वेश्चन आप देख लीजिए। तो 134 क्वेश्चन आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा और इसको समझ लिया होगा। हम इसको समझाने से पहले आपको समझना पड़ेगा सूर्य के बारे में। किसके बारे में? तो सूर्य के बारे में। सूर्य जान लेते हैं, ये सूर्य क्या है, कितने दिन पहले बना था और कब तक चलेगा, ये आखिरकार हमको क्या क्या चीज़ें देता है और इन चीज़ों का हम अच्छी तरह से इस्तेमाल कर पाते हैं। ये चीज़ें आखिरकार इसके पास आई कैसे? देखो, शुरुआत में जब इंसान नहीं थे, जब जानवर भी नहीं थे, जीव जंतु नहीं थे और ना ही पक्षी थे, तो शुरुआत में क्या था? शुरुआत में आसमान में एक ही चीज़ थी, उसका नाम था बादल। क्या था? बादल। क्या नाम था उसका? बादल। और इन बादलों में जो चीज़ थी, जो ये बादल थे, किसके बने थे? तो नाम है हाइड्रोजन। आपने सुना होगा कि जो बादल किसके बने थे? शुरुआत में हाइड्रोजन के बने थे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और इसका एटॉमिक नंबर होता है 1, सिंबल होता है H। तो शुरुआत में जो बादल थे वो हाइड्रोजन के बने थे। ये क्या है? हाइड्रोजन। ये क्या है? हाइड्रोजन। ये सब क्या है? हाइड्रोजन। जब ये चारों तरफ हाइड्रोजन फैला था तो आप सभी लोग जानते हैं गुरुत्व आकर्षण के कारण दो चीज़ें आपस में खींचती हैं। तो लाखों साल, मिलियन साल जब बीत गए तो यह हाइड्रोजन धीरे धीरे करके पास में आने लगा। धीरे धीरे करके कहाँ आने लगा? तो पास में आने लगा। यह हाइड्रोजन धीरे धीरे करके कहाँ आने लगा? पास में आने लगा। तो ये चारों तरफ जो भी मसाला दिख रहा है ये बीच में आ गया। मतलब ये चारों तरफ जो हाइड्रोजन का बादल आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या बन गया? एक तरह का गोला बन गया। और इस गोले का ही नाम क्या रख दिया गया बाद में? इस गोले का ही नाम क्या रख दिया? इस गोले का ही नाम रख दिया सूर्य। इस गोले का नाम क्या रख दिया गया? सूर्य। तो आपके एक चीज़ समझ में आई सूर्य में, क्या कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ये दो एलिमेंट मिल जाते हैं, और जब दो एलिमेंट मिल जाते हैं तो एक चीज़ बनती है जिसका नाम है हीलियम। क्या नाम है? हीलियम। और ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है और दूसरी बात ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि सूर्य है एक्चुअली में होता क्या है। सूर्य पहले क्या था? बादल था। लेकिन धीरे धीरे जब सालों साल बीतते गए तो धीरे धीरे जो हाइड्रोजन था वो एक जगह पर इकट्ठा होना शुरू हो गया गुरुत्वाकर्षण के कारण, और इसी से क्या बन गया? गोला बन गया। और यही गोला क्या कहलाया? बाद में सूर्य कहलाया। ये बनने में कितने साल लग गए? आपको इस चीज़ का याद रखना है कि सूर्य जब बना था तब से कितने साल बीत चुके हैं? तब से लगभग 4.5 मिलियन
ईयर गुजर चुके हैं। कितने साल पहले ये सूरज बना था? तो 4.5 यानी कि लगभग 4.5 मिलियन ईयर पहले ये बना था। और वैज्ञानिकों का कहना है कि ये जो सूर्य है लगभग 10 मिलियन ईयर तक चलेगा। कब तक चलेगा? 10 मिलियन ईयर तक। तो अभी इसकी उम्र कितनी है? लगभग 5.5 मिलियन ईयर। यानी कि 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, 100 साल नहीं, 1 लाख साल नहीं, कितने साल? 5.5 मिलियन साल तक ये क्या चलेगा? अभी सूर्य हमारा चलेगा। अभी इतने दिनों तक ये सूर्य चलेगा। तो यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आई कि हाइड्रोजन मिलते हैं, हीलियम बनता है और ऊष्मा उत्पन्न होती है। ये इसीलिए हमको ये चीज़ें मिलती हैं। कौन कौन सी सूर्य से कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं? तो आपके समझ में आई, ऊष्मा मिलती है, दूसरी ऊर्जा मिलती है और तीसरी प्रकाश भी मिलती है। क्या मिलती है? प्रकाश मिलता है। प्रकाश मिलता है। तो ये 3 चीज़ें तो हमें सूर्य से मिलती ही मिलती हैं। किसके कारण? जब आप सभी लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन 2 चीज़ें मिलती हैं तब एक नई चीज़ बनती है। तो एक चीज़ और याद रखना कि जब तो 2 चीज़ें मिलती हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं संलयन। क्या बोलते हैं? संलयन। संलयन बोलते हैं। तो आपसे अगर कोई पूछे कि सूर्य से हमको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, तो ऊष्मा मिलती है, ऊर्जा मिलती है, प्रकाश मिलता है। ये किसके कारण मिलता है? तो हाइड्रोजन का होता है संलयन, मिलती है हीलियम गैस बनती है और इसी के कारण सूर्य से हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो सूर्य से ये सारी चीज़ें क्यों मिलती हैं? तो हाइड्रोजन का संलयन होता है सूर्य में, इसीलिए ये चीज़ें मिलती हैं। जब हाइड्रोजन मिलकर हीलियम नहीं बनेगा, मतलब कि उस समय जो सूर्य है वो ख़त्म हो चुका होगा, उस समय हाइड्रोजन नहीं हो, अगर इसमें हाइड्रोजन है ही नहीं तो हाइड्रोजन का संलयन होगा ही नहीं, और जब हाइड्रोजन का संलयन होगा ही नहीं तो हीलियम बनेगी ही नहीं, और जब हीलियम बनेगी ही नहीं तो हमको ये चीज़ें मिलेंगी ही नहीं। ये चीज़ आपको याद रखना है सूर्य के बारे में। सूर्य में जो प्रकाश है, तीसरे नंबर पे क्या है? प्रकाश। इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि सूर्य में जो प्रकाश है एक्चुअली में ये क्या है? ये सूर्य है। तो ये सूर्य जो है चारों तरफ क्या फैलाता है? प्रकाश फैलाता है। चारों तरफ क्या फैलाता है? प्रकाश फैलाता है। अभी जो सूर्य का प्रकाश है इसमें कितने कलर होते हैं? 7 रंग होते हैं। 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। एक्चुअली में 7 रंग हमको दिखाई नहीं देते। दिखाई कितना देता है? एक ही रंग दिखाई देता है। ये 7 रंग देखने के लिए आपको एक प्रिज्म की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी ज़रूरत पड़ेगी? प्रिज्म की। गूगल पे सर्च मारो कि ये प्रिज्म क्या होता है, तो आपको प्रिज्म इस टाइप का दिखाई देगा। प्रिज्म इस टाइप का दिखाई देगा। प्रिज्म के ज़रिए से हम सूरज के 7 कलर को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। ये क्या है? सूरज की रोशनी। सूरज की रोशनी जैसे ही इस पर पड़ती है, प्रिज्म पर पड़ती है, ये आगे चल के अपवर्तन होता है इसका, और ये 7 कलर में बट जाती है। कितने कलर में बट जाती है? तो 7 कलर में यहाँ से ये लाइट बट जाती है। 3, 4, 5, 6 और 7। कितने कलर में बढ़ जाती है लाइट? 7 कलर में बढ़ जाती है। और उसकी ट्रिक भी याद रखना है, विबग्योर, VIBGYOR। V से होता है वायलेट, I से होता है इंडिगो, B से होता है ब्लू, G से होता है ग्रीन, Y से होता है येलो, O से होता है ऑरेंज और R से होता है रेड। तो ये कलर होते हैं सूरज की रोशनी में। और सूरज की रोशनी जब प्रिज्म से पहले होती है तो इसका नाम होता है वाइट लाइट। क्या नाम होता है इसका? वाइट लाइट। और एक्चुअल में सूरज की रोशनी वाइट ही होती है, इसीलिए इसका नाम क्या होता है? वाइट लाइट। लेकिन जब ये प्रिज्म पर पड़ती है उसके बाद ये 7 रंगों में बट जाती है, जो इस तरह से है। ट्रिक क्या है? विबग्योर। विबग्योर इसकी ट्रिक होती है। और एक चीज़ और यहाँ पे याद रखनी है कि जो रेड कलर है, रेड कलर की वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य है। तरंग दैर्घ्य क्या? तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य।
तरंग दैर्घ्य जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा जो तरंग दैर्घ्य होती है वो किसकी होती है, सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य, सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, लाल कलर की होती है। और यही वजह है कि लाल कलर जो है वो एक ही जगह पर इकट्ठा रहता है, ये ज़्यादा फैल नहीं पाता। तरंग दैर्घ्य हमको ये बताता है कि कोई भी कलर कितना ज़्यादा फैल सकता है और कोई भी कलर कितना ज़्यादा नहीं फैल सकता, यानी कि एक ही जगह पर इकट्ठा रहेगा। तो जो लाल कलर है वो ज़्यादा फैल नहीं पाता है, किसके कारण, क्योंकि इस लाल कलर का जो तरंग दैर्घ्य है इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, ये सबसे ज़्यादा होता है इसी के कारण, ये सबसे ज़्यादा होता है इसी के कारण लाल कलर ज़्यादा फैल नहीं पाता है, प्रकीर्णन इसका ज़्यादा नहीं होता है। और यही वजह है कि जब सूरज सुबह में निकलता है या फिर शाम को ढलता है तो सूरज का रंग कैसा होता है, लाल होता है। सूरज का रंग कैसा होता है, लाल होता है। सूरज का रंग कैसा होता है, लाल होता है। और दूसरी वजह ये होती है जब लाल रंग जो होता है वो सिग्नल में हम लोग यूज करते हैं। सिग्नल जैसे रेड लाइट सिग्नल हो गया, आप सभी लोग जानते हैं, बस, ट्रक और छोकरी नहीं, बस, ट्रक और जितने भी रेलवे हैं यहाँ पर रेड लाइट का इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसीलिए करते हैं क्योंकि दूर से भी ये कलर हमको बहुत ही आसानी से दिखाई देता है। और वजह इसकी यही है क्योंकि ये कलर ज़्यादा दूर तक फैल नहीं सकता, ये कलर एक ही जगह पर इकट्ठा रहता है। और जो चीज़ एक ही जगह पर इकट्ठा रहती है वो गाढ़ी होती है, और जो चीज़ गाढ़ी होगी वो हमको अच्छे से नज़र आ सकती है, आ जाती है। यही रीज़न है कि लाल कलर का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है, यही कारण है। ठीक है, तो सूर्य के बारे में ये चीज़ आपके समझ में आई होगी। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। 134वां क्वेश्चन है, प्रकाश के वर्ण क्रम में मध्य का रंग कौन सा होता है। तो मध्य का रंग कौन सा है, इसमें ग्रीन मध्य का रंग है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अभी जो कलर है इनमें एक चीज और भी याद रखनी है, प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग, प्राथमिक रंग, प्राथमिक का मतलब है प्राइमरी कलर। प्राथमिक रंग वो होते हैं जो नेचुरली फॉर्म में मिलते हैं हमको, यानी कि प्राथमिक कलर जो हैं वो किसी दूसरे कलर से मिलकर नहीं बने होते हैं, ये एक्चुअली में सिंगल होते हैं, ये सिंगल कलर होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, पहला तो रेड होता है, और दूसरा येलो होता है, और तीसरा ब्लू होता है, तीसरा ब्लू होता है। तो लाल और पीला और नीला, लाल, पीला और नीला, लाल, पीला और नीला, ये तीन ऐसे कलर हैं, लाल, पीला और नीला, ये तीन ऐसे कलर हैं जो किसी भी दूसरे कलर से मिलकर नहीं बनते हैं, ये सिंगल कलर होते हैं। लाल, पीला और नीला, इनको याद रखना। कौन कौन से, लाल, पीला और नीला, यहाँ एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक, ऐसे याद रख सकते हैं। तो रेड, येलो और ब्लू, ये कलर ऐसे होते हैं जो नेचुरली फॉर्म में, सिंगल फॉर्म में मिलते हैं, यानी ये दूसरे कलर से मिलकर नहीं बने होते हैं, उनको हम लोग प्राथमिक कलर कहते हैं। लेकिन बाकी जो कलर हैं वो प्राथमिक कलर नहीं है, वो है द्वितीयक कलर, द्वितीयक रंग कहलाते हैं उनको। क्या बोलते हैं उनको, द्वितीयक रंग बोलते हैं। और द्वितीयक रंग का मतलब क्या है, द्वितीयक रंग का मतलब है कि इन्हीं कलर से मिलकर जो कलर बनता है, मतलब कि यहाँ पे दो कलर मिलाएंगे और एक नया कलर बन जाएगा। जैसे 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 ये तुम्हारा पीला है और ये तुम्हारा नीला है, पीला और नीला जब ये दोनों मिल जाते हैं तो हमको ग्रीन मिलता है। क्या मिलता है, हरा रंग मिल जाता है। तो हरा रंग क्या है, एक तरह का प्राथमिक रंग नहीं है, बल्कि लाल, पीला, नीला क्या है, प्राथमिक रंग है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ऑप्शन नंबर 134 का आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, हरा। ठीक है, ये चीज़ आपके समझ में आई। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं जिसका नाम है, अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा, इसको जरा एक बार पढ़ो ध्यान से, और उसके बाद जो भी हम यहाँ पे समझाएं टॉपिक वाइज टॉपिक, वो आपको ध्यान से समझना है और कॉपी पर लिखते जाना है। क्या ये चीज़ें आपके समझ में आ रही हैं, ये चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से आपके समझ में आ रही होंगी, और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि इन चीज़ों से आपको बहुत कुछ सीख मिलेगी। ठीक है, तो अगला है 135वां, जो कि है सिंबल, प्रतीक। प्रतीक ये किसका है, तो आपको ये चीज़ और याद रखनी है, यहाँ पे ये जो प्रतीक है वो बैटरी का है,
अब बैटरी के बारे में हम लोग कुछ बातें सीख लेते हैं। बैटरी क्या है, कैसे काम करती है। देखो मोबाइल में जो पड़ी है वो क्या है, बैटरी। मोबाइल किसकी मदद से चलता है, बैटरी की मदद से चलता है। मोबाइल किसकी मदद से चलता है, बैटरी की मदद से चलता है। पहले हम लोग टॉर्च यूज किया करते थे, अभी भी टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी हम अपने घर में भी करते हैं, आप भी करते होंगे। उन टॉर्च में भी क्या होता है, सेल होती हैं छोटी छोटी, उनको हम बैटरी के नाम से भी कह सकते हैं कि ये बैटरी है। जैसे अभी के ज़माने में नहीं, लेकिन पहले हम लोग जिन बैटरी का इस्तेमाल करते थे वो इस टाइप की हुआ करती थी। आप देख लीजिए, इस टाइप की बैटरी का पहले इस्तेमाल हुआ करता था, लेकिन आजकल ये बैटरी बंद हो चुकी है पूरी तरह से। इन बैटरी में क्या क्या होता है वो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। देखो बैटरी में एक बर्तन होता है, बैटरी में क्या होता है, एक तरह का बर्तन होता है, और ये बर्तन चारों तरफ से बंद होता है। इस बर्तन में कुछ खास तरह का लिक्विड होता है, तरल पदार्थ होता है, जिसमें ये जो तरल पदार्थ होता है इसमें क्या क्या होता है, इसमें होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या नाम है इसका, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या नाम है इसका, सल्फ्यूरिक अम्ल। पहले इसका नाम तेजाब हुआ करता था, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। गांवों में हम लोग इसको क्या यूज करते हैं, तेजाब नाम से, कि इसको मत छुओ उंगली जल जाएगी। वो एक्चुअली में तेजाब नहीं होता, क्या नाम होता है उसका, सल्फ्यूरिक अम्ल उसका नाम होता है। तो ये जो पदार्थ है इसमें दो तरह के क्या मिलते हैं आपको, इस टाइप से दो तरह की छड़ मिलती हैं। ये जो छड़ हैं वो कॉपर की बनी होती हैं। किसकी, Cu कॉपर की बनी होती हैं। क्या किसकी बनी होती हैं, कॉपर की बनी होती हैं। जब इन छड़ों को इस लिक्विड में डाला जाता है तो एक छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं, एनोड। एनोड का मतलब है प्लस, एनोड का मतलब है प्लस। तो एक छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जिस छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस छड़ को क्या बोलते हैं, एनोड, यानी कि प्लस, या इसको हम लोग बोलते हैं धन। क्या बोलते हैं इसको, धन बोलते हैं इसको। और दूसरी छड़ में इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इसको हम लोग कैथोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कैथोड बोलते हैं। और इसको हम लोग माइनस से डिनोट करते हैं, या फिर इसको हम लोग ऋण भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ऋण भी कहते हैं। तो पहली बात बैटरी के बारे में ये आपको याद रखनी है कि बैटरी में कौन सा पदार्थ होता है, तो H2SO4 फार्मूला है, नाम क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या नाम है, सल्फ्यूरिक अम्ल। इस बैटरी में कितने ध्रुव होते हैं, तो आपको याद रखना दो ध्रुव होते हैं। एक का नाम है प्लस धन या एनोड, दूसरे का नाम है माइनस ऋण या कैथोड। कितनी बातें हो गई, तीन बातें हो गई। एक फार्मूला याद रखना, सल्फ्यूरिक अम्ल नाम याद रखना, और दो ध्रुव होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड। ये तीन बातें आपको बैटरी के बारे में पता होनी चाहिए। ये तीनों बातें आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए बैटरी के बारे में। और तीसरी बात आपको ये पता होना चाहिए कि जो बैटरी है उसका सिंबल ऐसा होता है। सिंबल कैसा होता है, तो ये सिंबल जो है बैटरी का ही होता है। एक तरफ बड़ा होता है, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा। और ये इस तरह से, जिधर बड़ा है उधर हम लोग कहते हैं उसको प्लस, जिधर बड़ा होता है उधर हम लोग कहते हैं प्लस, और जिधर छोटा है वो क्या है, माइनस। तो ये सिंबल है, ये प्रतीक है। ये किसका प्रतीक है, तो ये बैटरी का ही प्रतीक होता है। तो ये कुछ बातें हैं बैटरी के बारे में, आपको इसको याद रखना है, ठीक है। आपको इसको याद रखना है बहुत अच्छी तरह से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा एकदम सही से। क्या बैटरी के बारे में कुछ बातें आपको समझ में आई? अगर इसको समझ में आई हैं तो हम अगला क्वेश्चन आपके सामने लगाते हैं, जो कि है 136 क्वेश्चन। जरा ध्यान से पढ़ो और उसके बारे में जितनी भी डिटेल है यहाँ पे सब पहले आपको समझा देते हैं। इसमें कुछ टर्म्स हैं, आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये टर्म्स ही समझ में नहीं आएंगे तो यहाँ पे बोला क्या जा रहा है हमारे समझ में नहीं आएगा। देखो पहली बात यहाँ पे आपको समझना है कूलाम। पहली बात आपको समझना है कूलाम को छोड़ो, सबसे पहले आवेश के बारे में समझना है। देखो यहाँ पे जो भी हम यहाँ पे लिखाते जाएं, पढ़ाते जाएं, उसको कॉपी पर नोट करना बहुत अच्छी तरह से। आवेश क्या है, एक्चुअली में जो आवेश होता है उसको हम लोग Q से डिनोट करते हैं, और Q बराबर होता है Ne। Q बराबर क्या होता है, Ne। E क्या है, इलेक्ट्रॉन होता है, आप सभी लोग जानते हैं। और N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कितने इलेक्ट्रॉन, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे मतलब उस पर उतना ही ज़्यादा आवेश ज़्यादा होगा।
n क्या बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और e जो है, e एक्चुअली में और कुछ नहीं होता, इसकी वैल्यू होती है 1 यहाँ पे लिख देते हैं, e की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, ये माइनस में होता है, ये इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन से ही मिलकर क्या बना होता है, चार्ज, यानी कि आवेश इलेक्ट्रॉन से ही मिलकर बना होता है। आपको एक चीज़ और याद रखनी है, जैसे मान लो ये तुम्हारे पास कोई छड़ है, क्या, ये एक तरह की छड़ है, इस छड़ में इलेक्ट्रॉन्स होंगे बहुत सारे, इस छड़ में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे बहुत सारे, इस छड़ में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे बहुत सारे, और इन इलेक्ट्रॉन्स से ही क्या मिलकर बनता है, आवेश बनता है। तो जब ये आवेश, हम इसको आवेश मान सकते हैं, ये क्या है, आवेश। अब ये जो आवेश है आगे चलेगा, इसको, इसके सिरे को अगर हम बैटरी से बांध दें तो ये आवेश चलने लगेगा, और जब ये आवेश चलता है तो उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है विद्युत धारा। क्या नाम होता है, विद्युत धारा। तो जब आवेश एक ही जगह पर रुका है, एक्चुअली में वो आवेश नहीं है, क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और जब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चलने लगते हैं, मतलब जब ये आवेश चलने लगता है, तब इसका नाम क्या हो जाता है, विद्युत धारा। जैसे नदी में पानी बहता है, तो जब पानी एक जगह पर रुका है तब हम उसको बोलते हैं पानी, लेकिन जब वही पानी चलने लगता है तो हम बोलते हैं पानी की धारा बहने लगी, धारा बोलते हैं वहाँ पे। इसी तरह से आवेश जब एक जगह पे रुका है तो हम लोग बोलते हैं कि ये आवेश एक्चुअली में कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन जब यही इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह चलने लगते हैं तो हम इसका नाम क्या देते हैं, विद्युत धारा। क्या नाम देते हैं, विद्युत धारा। तो दूसरा टर्म आपको समझना है विद्युत धारा। क्या समझना है, विद्युत धारा, विद्युत धारा। ये कुछ टर्म्स हैं, आपको समझना बहुत जरूरी है। विद्युत धारा को हम लोग I से डिनोट करते हैं, आवेश के प्रवाह की दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। इसका फार्मूला होता है Q/T। T क्या है, समय है, एक सेकंड में कितना आवेश बहा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आवेश का जो मात्रक है वो कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, इसको C से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, इसको हम लोग A से डिनोट करते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं, A से डिनोट करते हैं, एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम नहीं, एम्पियर। क्या नाम है, AMP से डिनोट करते हैं, AMP से इसको डिनोट करते हैं। विद्युत धारा का फार्मूला क्या है, I बराबर Q/T। अगर आपको T दिया हो और Q दिया हो तो क्या आप I निकाल सकते हैं, क्या विद्युत धारा निकाल सकते हैं, विद्युत धारा आराम से निकाल सकते हैं। अच्छा, विद्युत धारा का एक मात्रक यहाँ से भी मिलेगा, क्या, ऊपर कूलाम नीचे समय, तो कूलाम अपॉन सेकेंड, यानी कूलाम पर सेकेंड भी ये किसका मात्रक है, विद्युत धारा का ही मात्रक है। ये दो बातें आपको याद रखनी है। क्या आवेश आपके समझ में आ गया, क्या विद्युत धारा आपके समझ में आ गया। अब हम समझाते हैं प्रतिरोध। क्या नाम है इसका, प्रतिरोध। क्या नाम है इसका, प्रतिरोध। प्रतिरोध, प्रतिरोध समझ लो जरा ध्यान से। आवेश को हिंदी इंग्लिश में चार्ज बोलते हैं, विद्युत धारा को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, प्रतिरोध को इंग्लिश में रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, अब प्रतिरोध समझ लेते हैं। जैसे मान लो ये तुम्हारे पास एक तार है, ये तार है, इस तार में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कॉपर का है, एल्यूमिनियम का है, ये चांदी का हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते ही हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे एक जगह से दूसरी जगह, तो जब इलेक्ट्रॉन्स ये फ्लो करेंगे तो हम कहते हैं इसमें विद्युत धारा है, इसमें क्या है, विद्युत धारा बह रही है। लेकिन किसी वजह से इस तार में ऐसा गुण पैदा हो जाए, इस तार में ऐसा गुण हो कि विद्युत धारा को बोले तुम रुको, तुम बहो मत रुको, मतलब कि ऐसा एक गुण हर एक तार में होता है। कोई भी तार हो, कैसा भी तार हो, किसी तार में ज़्यादा होता है, किसी तार में कम होता है। क्या गुण, क्या गुण, कौन सा गुण, विद्युत धारा का एक ऐसा गुण होता है विद्युत धारा को रोकने के लिए। विद्युत धारा को रोकने के लिए जो भी गुण होता है उस गुण को ही हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। हर एक तार का प्रतिरोध अलग अलग होता है और ये फिक्स वैल्यू होती है। प्रतिरोध क्या है, एक्चुअली में कुछ भी नहीं है। प्रतिरोध का मतलब है विद्युत धारा को रोकना, एक ऐसा गुण जो किसी भी तार में विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने की कोशिश करता है, उसी को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक सबसे पहले ओम ने इसके बारे में पता लगाया था, तो इसको हम लोग ओम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ओम कहते हैं। इसको हम लोग ओमेगा से, इसको डब्ल्यू मत बोलना, इसका नाम है ओमेगा, उल्टा डब्ल्यू को ओमेगा से। तो प्रतिरोध को हम लोग ओम से प्रतिष्ठित करते हैं। प्रतिरोध को किससे,
तो ओम से प्रदर्शित करते हैं। तो आपको कूलाम समझ में आ गया। जूल तो हमने बता ही दिया, ये ऊष्मा का मात्रक, ऊर्जा का मात्रक, जितनी भी तरह की ऊर्जाएं हैं। देखो लैब में ऑफलाइन है जो हमने पढ़ाया था, उसमें क्या जूल के बारे में नहीं बताया, सब बता दिया। तो कूलाम आपके समझ में आ गया, जूल आपके समझ में आ गया था, एम्पियर अभी अभी समझ में आया है, और ओम प्रतिरोध का मात्रक ओम है। ओम क्या थे? एक तरह के वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्रतिरोध के बारे में सबसे पहले जाना था, उसीलिए उन्होंने अपने नाम पर ही उन्होंने प्रतिरोध नाम रख दिया। तो आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम इसको कुछ टर्म्स आगे हैं उनको भी समझ लो। चौथा टर्म है आपका विभव। विभव क्या नाम है? विभव। विभव को भी आपको समझ लेना बहुत जरूरी है। विभव क्या है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? पोटेंशियल। तो मान लो कोई आवेश यहाँ पे है, कोई आवेश बहुत दूर है, हम यहाँ पे एक निश्चित बिंदु है, ये क्या है? एक निश्चित बिंदु है। ये क्या है? एक निश्चित बिंदु है। ये क्या है? निश्चित बिंदु। ये क्या है? निश्चित बिंदु। इस निश्चित बिंदु से ये आवेश कितनी दूर है? तो बहुत दूर है। बहुत दूर का मतलब है अनंत पर है। कहाँ पर है? अनंत पर है, अनंत। और इसको डिनोट करते हैं इस तरह से, उल्टा 8। 8 को लिटा दो, वो उसका नाम क्या है? अनंत है। ठीक है, इनफाइनाइट। अगर ये बिंदु से आवेश काफ़ी दूर हो, बहुत दूर हो, इस आवेश को अनंत से एक निश्चित बिंदु तक लाने में जो भी काम किया जाएगा, उसी काम को हम लोग क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। उसी काम को हम लोग क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। तो विभव को हम लोग डिनोट करते हैं V से। एक्चुअली में ये V नहीं है, पोटेंशियल है। विभव को हम लोग डिनोट करते हैं V से। V क्या है? एक्चुअली में काम है। V क्या है एक्चुअली? सॉरी, काम नहीं, हाँ, W मतलब काम। किसी भी आवेश को अनंत से एक निश्चित बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम लोग क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। किसी भी आवेश की बात कर रहे हैं तो आवेश नीचे होगा, तो V इक्वल टू होता है W/Q। ये फार्मूला होता है। W क्या है? कार्य, और Q क्या है? आवेश। तो कार्य बटे आवेश, ये किसका फार्मूला है? तो विभव का फार्मूला है। बात समझ में आई? विभव का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। क्या मात्रक होता है? वोल्ट इसका मात्रक होता है। ये चीज़ें कापी पर नोट करते चलना है और इसको ध्यान से याद कर लेना है अच्छी तरह से। ठीक है, विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विभव समझ में आ गया। अनंत पर अगर कोई आवेश हो, उसको एक निश्चित बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं। लेकिन चौथा टर्म आपके समझ में आ गया होगा। अब हम पांचवा टर्म आपको समझाते हैं, विभवांतर। क्या नाम है इसका? विभवांतर। क्या नाम है? विभवांतर। विभवांतर पांचवा है विभवांतर। विभवांतर क्या है? विभवांतर को इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे मान लो ये तुम्हारे पास एक तार है, इस तार में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन्स का मतलब चार्ज, चार्ज का मतलब आवेश। अब ये एक बिंदु से आवेश को अगर हम ढो के ले आएँ, लाद कर ले आएँ, एक दूसरे बिंदु तक इसको पहुँचा दें। एक आवेश को, एक एकांक आवेश को एक निश्चित बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं। बात समझ में आई? एक बिंदु को वहां अनंत से ला रहे थे और यहाँ पर एक निश्चित बिंदु से ही दूसरे निश्चित बिंदु तक ला रहे हैं, तो ये क्या है? विभवांतर। इसका भी फार्मूला क्या होगा? W/Q होगा, और इसका भी मात्रक क्या होगा? वोल्ट ही होगा। अच्छा, दूसरा भी मात्रक हो सकता है यहाँ पे। W का मात्रक जूल होता है, जूल होता है, जूल मतलब कार्य का मात्रक जूल होता है, और Q क्या है? आवेश है, मतलब आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। तो विभवांतर का दूसरा भी मात्रक हो सकता है जूल प्रति कूलाम। क्या ये चीज़ें आपके समझ में आ रही हैं? अगर आ रही हैं तो जरा अब बताओ अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 136वां। 136 में बोला गया है एक विभवांतर वोल्ट। विभवांतर का मतलब विभवांतर का वोल्ट, विभवांतर का मात्रक ही वोल्ट है, तो प्रतिरोध मात्रक होगा किसका होगा? प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? ओम होगा। प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? ओम होगा। ऑप्शन नंबर चौथा तुम्हारा क्या हो जाएगा? एकदम सही आंसर हो जाएगा। जरा टाइम देख लेते हैं कितना हुआ कितना नहीं। तो क्या चीज़ें आपके समझ में आई हैं? आधा घंटा हो चुका है और 3 ही क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस हो पाए हैं। अब हम आगे के क्वेश्चन आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए यहाँ पर हम ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं, और तब तक के लिए थोड़ा आप इंतज़ार कीजिए। आगे हम जो भी लेके आएंगे उसमें सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं होंगे, हम डिस्कस करेंगे मेन पॉइंट्स,
मेन कुछ खास तरह के टॉपिक्स भी लेके आएंगे जो इस तरह से अभी लेके आ रहे हैं। क्या ये चीज़ें यहाँ पे आपके समझ में आई हैं? क्या ये चीज़ें इसमें क्वेश्चन में थी? नहीं, हम वही टॉपिक यहाँ पे लेके आएंगे जो आपको समझ में आए और क्वेश्चन भी वहाँ से सोल्व हो जाए। तो 3 क्वेश्चन हमने समझाए। 3 क्वेश्चन से अच्छा था कि यहाँ पे जो टॉपिक्स हमने लिए हैं वो टॉपिक्स आपने अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं, लिख लिए हैं। अगर आपने अच्छी तरह से नोट्स बना लिए हैं तो ये पेपर जो है 2023 में हुआ है, इस पेपर में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपसे सोल्व ना हो पाए। और अभी जो हम हाल ही फिलहाल जितना पढ़ाते हैं, यहाँ ऑनलाइन पढ़ाएं या आपको ऑफलाइन पढ़ाएं, ठीक है, 10 तारीख से आना है आपको ऑफलाइन, वहाँ पढ़ाएं। तो ये जितना भी हम पढ़ाएंगे यहीं से आप देख लीजिए कि हर एक क्वेश्चन यहीं से मेरा पढ़ाया हुआ ही आएगा। 2023 में अगर आपके पास ये पेपर है तो वहाँ देख लीजिए, और 2022 वाला पेपर उठा के देख लीजिए, 2021 यानी प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन उठा के देख लीजिए। जितना यहाँ पे हम पढ़ाते जाएं उन्हीं में से फंसता जाएगा। नोट्स हम बनाते जा रहे हैं, आपको शेयर करते जा रहे हैं, उन नोट्स को अच्छी तरह से रिवाइज करते जाना। और ये नोट्स खुद के हैंड रिटन नोट्स, मतलब हाथों से, अपने हाथों से भी इनको लिखते जाना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तब तक के लिए बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अपना ध्यान रखना, ठीक है। लव यू, टेक केयर, बाय।